हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक है ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में हम लोग अभी तक प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस के चारों पार्ट को समझेंगे। उसके बाद वन बाय वन एक एक पार्ट को समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। जैसा कि पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हुआ करते हैं, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान में जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया है, जो अभी चल रहा है, जो बीत जाएगा, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे वह काम कर लिया है, था, थी, थे, जहाँ भी ये शब्द आएँ वह पास्ट टेंस कहलाएगा। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको ओरली समझा दे रहे हैं। उसके बाद वन बाय वन एक एक पार्ट को हम समझेंगे। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है अनिश्चित भूतकाल। इसकी हम पहचान जानेंगे, फिर बाय उदाहरण से इसको समझेंगे। तो आए हम इसकी पहचान जानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ई है, ए हैं, चुका, चुके, आ, ई, ता, थी, ती, थे इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए बाय स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जाम्पल को हल करने से पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। आओ हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें जानना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ करता था, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था। उसमें डू या डज का हम क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रोल नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि हमें क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, हमको उसी आधार पे फॉलो करना है। तो आओ हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद आपको हमने बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्रिया की सेकंड रूप का प्रयोग होता है। तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड रूप रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं और बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप एक साथ मिलकर सीखते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की द्वितीय फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रखना है। हमारा एग्जाम्पल है वह पत्र लिखा। जैसा कि आपको पहचान में बताया गया है, या, ई, ए, आ, ई। तो यहाँ आ अर्थात वह पत्र लिखा, वह पत्र लिखा था। वह पत्र लिखा मतलब वह पत्र लिखा था, भूतकाल की बात हो रहा है। तब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आप रख दीजिए। वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही। राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म थोड़ा जान लेते हैं। राइट, राइट मीन्स लिखना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट। क्या हो जाएगा? रोट। तो वह पत्र लिखा, तो ही रोट अ लेटर। हमें क्या करना है? अदर वर्ड्स को सब्जेक्ट और वर्ब के सेकंड रूप के बाद रख देना है। तो ही रोट अ लेटर। मोहन कल स्कूल गया। मोहन कल स्कूल गया था। तो मोहन कर्ता एक वचन है,
मोहन, इसमें याद रखना है चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, क्रिया की सेकंड रूप का ही प्रयोग होगा। तो मोहन कल स्कूल गया, मोहन वेंट टू स्कूल स्टरडे, मोहन वेंट टू स्कूल एस्टरडे। अगला है वह उपन्यास पढ़ी, वह उपन्यास पढ़ी। सी रीड, रीड माने पढ़ना होता है, इसका ये फर्स्ट रूप है, इसका ये फर्स्ट रूप है, इसका सेकंड रूप है और इसका है जाएगा रेड। इंग्लिश में रीड, रेड भी रीड ही लिखा रहता है लेकिन पढ़ा जाता है रीड, रेड, रेड। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? रेड पढ़ेंगे इसको। तो वह उपन्यास पढ़ी, सी रेड, सी रेड अ नॉवेल, सी रेड अ नॉवेल। इसके एक दो उदाहरण और समझते हैं। पास्ट इंडिफिनिट के अभी हमने 3 उदाहरण समझे थे और चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, आई, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। टीच माने पढ़ाना होता है, तो टीच, टाट, टाट, आई टाट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट हिम इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे, यू टॉट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे, यू टॉट इंग्लिश। बच्चे सो चुके, अर्थात सो चुके थे, भूत की बात कर रहा है, तो द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, द चिल्ड्रेन स्लेप्ट। मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट हिम इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे, यू टॉट इंग्लिश। बच्चे सो चुके थे, द चिल्ड्रन स्लेप्ट। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के। और हम सेंटेंस का जो दूसरा पड़ाव है निगेटिव सेंटेंस, तो अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कवर किया है, अब हम कवर करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि क्रिया का सेकंड रूप प्रयोग होता था। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा नोट में लिखा गया है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा। तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट अवस्था का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड रूप प्रयोग करते थे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्रिया की फर्स्ट रूप का प्रयोग होगा और सहायक क्रिया डिड प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर एक बार फिर समझ लीजिएगा। सबसे प्रथम हम क्या रखेंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। नोट में लिखा गया है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और तथा क्रिया की फर्स्ट रूप का प्रयोग होगा, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मुझे गाली नहीं दिया, अर्थात नहीं दिया नेगेटिव सेंटेंस है। उसने अर्थात ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। डू या डज का पास्ट डिड होता है, तो ये क्या करेंगे, ही डिड नॉट। एब्यूज माने गाली देना होता है, तो एब्यूज फर्स्ट फॉर्म में है। ही डिड नॉट एब्यूज, किसको गाली नहीं दिया, मुझे, तो ही डिड नॉट एब्यूज मी, उसने मुझे गाली नहीं दिया। उसने मेरी कलम नहीं चुराई, उसने मेरी कलम नहीं चुराई। ही डिड नॉट, डिड फिर नॉट, स्टील माने चुराना होता है, तो स्टील का हमें फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, स्टील। उसने मेरी कलम क्या नहीं चुराई, मेरी कलम, तो ही डिड नॉट स्टील माई पेन, उसने मेरी कलम नहीं चुराई। ही डिड नॉट स्टील माई पेन। शिक्षक ने छात्रों को दंडित नहीं किया, शिक्षक ने छात्रों को दंडित नहीं किया। टीचर डिड नॉट पनिश, डिड नॉट punish the students, the teacher did not punish the students। अध्यापक ने छात्रों को दंडित नहीं किया। तो सर्वप्रथम कर्ता लिखिए, फिर डेट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। उसके बाद है तुम कल कानपुर नहीं गए, तुम कल कानपुर नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू कानपुर, यू डिड नॉट गो टू कानपुर। अगला है मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता। आई डिड नॉट लव हिम, आई डिड नॉट लव हिम, मैं उससे प्यार नहीं करता। आई डिड नॉट लव हिम। हमने स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एग्जाम्पल को इतने बढ़िया से समझे कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो आइए हम चलते हैं, अभी हमने कवर किया निगेटिव सेंटेंस, अब हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग एकदम केयरफुल होकर देखिए और आगे हम सेंटेंस की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि अभी नोट्स में नेगेटिव सेंटेंस ही बताया गया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और क्रिया की मूल रूप का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसने मुझे तंग किया, क्या उसने मुझे तंग किया, तो क्या हो जाएगा, डिड ही वैक्स। वैक्स मीन्स होता है तंग करना,
चिढ़ाना। डिड ही वेक्स मी, डिड ही वेक्स मी, क्या उसने मुझे तंग किया। डिड ही वेक्स मी। अगला है, क्या वह मुझे गाली दिया, क्या वह मुझे गाली दिया। तो डिड ही एब्यूज, क्या वह मुझे गाली दिया। तो डिड ही एब्यूज मी। डिड ही, सबसे पहले हमने डिड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। फिर थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ, क्या अपना देश, डिड आवर कंट्री, ये हमारा सहायक क्रिया, कर्ता, वर्ब है यहाँ पाना अर्थात गेट। डिड आवर कंट्री गेट फ्रीडम, in 1947, did our country get freedom in 1947, क्या अपना देश सन 1947 को आज़ाद हुआ। डिड आवर कंट्री गेट फ्रीडम इन 1947, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया। तो डिड ही इनवाइट, डिड ही इनवाइट मी, डिड ही इनवाइट मी, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया। इनवाइट माने आमंत्रित करना होता है, तो डिड ही इनवाइट मी, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया। क्या वह पुस्तकालय गई, क्या वह पुस्तकालय गई। डिड सी गो टू लाइब्रेरी, डिड सी गो टू लाइब्रेरी, क्या उसने लाइब्रेरी गई। तो डिड सी गो टू लाइब्रेरी। हमने जो स्ट्रक्चर कह रहा है हमें उसी के आधार पे रखना है, कभी भी गलत नहीं होगा। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा, हमने रख दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट रखिए, हमने सब्जेक्ट को रख दिया। फिर हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा। फिर अदर वर्ड को हम रखते जाएंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें गलती की जरा सी तिनके मात्र भी गुंजाइश नहीं होती है। हमें स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझना है, उसके बाद हमें ट्रांसलेट कर देना है। ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। चौथा जो हमारा रूल्स है, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव को समझने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। क्या कह रहा है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग करना है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन का हो, लेकिन हमें सर्वप्रथम क्या प्रयोग करना है, सर्वप्रथम हमें डिड का प्रयोग करना है। डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को रख देना है। तो आए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हमारा देश सन 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ, क्या हमारा देश सन 1947 को स्वतंत्र नहीं हुआ। तो डिड आवर कंट्री
नॉट गेट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, याद रखना गेट फर्स्ट फॉर्म होता है डिड आवर कंट्री नॉट गेट फ्रीडम in 1947. Did our country not get freedom in 1947? क्या हमारा देश सन 1947 को आज़ाद नहीं हुआ या स्वतंत्र नहीं हुआ? तो डिड आवर कंट्री नॉट गेट फ्रीडम इन 1947. तो हमने क्या किया? डिड स्ट्रक्चर देखिए, सर्वप्रथम हमने डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर नॉट को हमने रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ गेट है, फिर अदर वर्ड्स को हमने रखिया गेट, गेट के बाद फ्रीडम इन 1947, अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगना, चाहे क्या क्यों पहले आए चाहे बीच में आए, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लगाना मस्ट है, अन्यथा आपके एक नंबर तो निश्चित ही कट जाएंगे अगर 2 नंबर के हैं तो, इसको याद रखिएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? क्या उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? तो डिड ही नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल? क्या उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? तो डिड ही नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल? क्या उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? तो डिड ही नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अगला है, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तो डिड I not did I not help you? Did I not help you? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तो did I not help you? अगला है, क्या वह पानी नहीं पिया? क्या वह पानी नहीं पिया? तो डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर? अगला है, क्या तुम गीत नहीं गा चुके? तो Did you not sing a song? क्या तुम गीत नहीं गा चुके? तो डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव में लेकिन सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद हमने कवर किया निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव को। अब हम करेंगे, अगर क्या क्यों बीच में आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें समझना है WH टाइप क्वेश्चन यदि बीच में आते हैं तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 यानी क्या क्यों यदि बीच में आ जाता है तो हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम स्ट्रक्चर पहले समझेंगे, उसके माध्यम से हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, व्हाट, वेयर।
प्लस सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब पहले हम व्हाई, व्हाट, वेयर, फिर उसके बाद यदि नॉट है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साला गलत हो गया है। तो आइए हम लास्ट पड़ाव की ओर हैं। सेंटेंस का 5वां पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब होता है यदि क्या, क्यों, कहाँ बीच में आ जाए तो हम किस प्रकार से उसे ट्रांसलेट करें। सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाट, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ डिड है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट। फिर यदि नॉट दिया गया है, नहीं शब्द है वाक्य में, तो हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को हमें रख देना है। तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह अंग्रेजी क्यों पढ़ा। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ा, तो क्या क्यों बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो वह की क्यों की क्या होती है, व्हाई। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है यहाँ डिड लिखिए, हमने डिड लिख दिया। फिर स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है आप सब्जेक्ट लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ही। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ा, व्हाई डिड ही रीड। व्हाई डिड ही रीड इंग्लिश। व्हाई डिड ही रीड इंग्लिश। अभी इसी को कह दिया जाए कि वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा, तो व्हाई डिड ही नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट को रख देना है, अगर नहीं है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेंटेंस में जैसा देखते हैं वहाँ नॉट दिया गया तो समझ में आएगा आपके अच्छी तरह से। तुम कल गीत क्यों नहीं गाए। तुम कल गीत क्यों नहीं गाए, तो व्हाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम कल गीत क्यों नहीं गाए, वाई डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सीता इलाहाबाद में कहाँ रहती है। सीता इलाहाबाद में कहाँ रहती थी, क्योंकि पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें था थी लाना जरूरी है। तो सीता इलाहाबाद में कहाँ रहती थी, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। वेयर डिड सीता लिव इन इलाहाबाद। वेयर डिड सीता लिव इन इलाहाबाद। सीता इलाहाबाद में कहाँ रहती थी, तो वेयर ये हमारा शब्द दिया गया है डिड, हमने डिड को फॉलो किया, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। सीता इलाहाबाद, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीता डिड वेयर डिड सीता लिव इन इलाहाबाद। यही अगर सीता इलाहाबाद में कहाँ नहीं रहती थी तो यहाँ सीता के बाद हमें नॉट को लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह बाजार में क्या नहीं खरीदा। वह बाजार में क्या नहीं खरीदा, तो व्हाट डिड सी नॉट बाय इन द
मार्केट। वह बाजार में क्या नहीं खरीदा, तो व्हाट क्या की अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा, व्हाट डिड सी नॉट बाई इन द मार्केट। वह बाजार में क्या नहीं खरीदा। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के हमने 4-5 रूल्स को देखा, जो हमने कवर किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके सर्वप्रथम हमने उसकी पहचान समझा, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आता है तो हमने उसको भी कवर किया। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब के लिए बाय बाय।